ये है पाकिस्तानी गुमनाम, वो लोग जिन्होंने सब कुछ देकर कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक खामोश विरसा छोड़ गए। आइए उनकी कहानी सुने, उनके नुकूश खामोशी को लफ्ज़ों में ढालें, ताकि कल का मुअर्रिख ये ना कहे कि हमने अपने गुमनाम हीरोज़ को भला दिया। पेश है गुमनाम की सनसनीखेज़ दास्तान। डेविड सब कुछ डैनियल पर छोड़ते हुए खुद बेफिक्र हो गया था, क्योंकि एक डैनियल ही था जिस पर वो अंधा एतमाद करता था, और इसके पीछे कुछ खास वजूहात थीं। चीफ रॉबर्ट पाकिस्तान पहुंच चुका था और सारा सेटअप भी तैयार कर लिया गया था, और अब बस मौके की तलाश थी। अचानक कमरे का दरवाज़ा ओपन हुआ और डैनियल अंदर दाखिल हुआ। डेविड के सामने खड़े होते हुए वो चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाते हुए बोला, गुड, मुझे बस रिजल्ट चाहिए डैनियल, वरना अब की मर्तबा समझ लेना कि तुम्हारा भी यहाँ से ट्रांसफ़र होने जा रहा है, क्योंकि मैं बार बार हार जाने वाले इंसान को अपने साथ रखना अपनी तौहीन समझता हूँ। डेविड सर्द लहजे में बोला तो डैनियल के गले में अटका हुआ थूक निगलने पर मजबूर हो गया। दरअसल डेविड ने ये बात सिर्फ उसे दबाव में रखने के लिए कही थी। बेफिक्र रहें चीफ, रॉबर्ट बहुत ही काबिल आदमी है और अभी तक के किसी भी मिशन में उसने मुझे मायूस नहीं किया। डैनियल यकीन भरे लहजे में बोला तो डेविड बस इसे घूर कर देखता रहा। उस मलक नज़ीर की क्या रिपोर्ट है? थोड़ी देर बाद डेविड ने पूछा तो डैनियल ने मलक नज़ीर से हुई बातचीत की ताज़ा तरीन रिपोर्ट फराहम कर दी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि वो हमारे दाम में पूरी तरह आ चुका है, बस इसे इस्तेमाल करना है जितना हो सके। इसके बाद देखेंगे कि वो इस काबिल है भी कि उसे वजारत दी जाए या फिर दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया जाए। मेरी तरफ से इजाज़त है, डेविड पुरसोच लहजे में बोला तो डैनियल सर हिलाकर रह गया, लेकिन फिर अचानक जैसे कुछ याद आ जाने पर वो चौंका और डेविड की तरफ देखने लगा। एक और ज़रूरी बात चीफ, जिस दिन वो वैन हादसा हुआ था और मलक नज़ीर का प्लान फेल हुआ था, उसी दिन वो लड़की भी वहीं मौजूद थी। वही लड़की जिसने अल्फा 1 का ट्रेंड शुरू किया था और वो वैन के बिल्कुल करीब खड़ी थी। डैनियल पुरस्कार अंदाज में बोला। ये सुनते ही डेविड चौंक उठा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो लड़की इन्हीं की टीम का हिस्सा है, यानी कि अंडर कवर एजेंट। हम तो समझते थे कि हम लोग ही औरत को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने में मशहूर हैं, लेकिन लगता है कि इस बार इन्होंने भी यही काम शुरू कर दिया है। डेविड मुस्कुराते हुए बोला तो डैनियल गहरी सोच में डूब गया। मेरा ख्याल इसके बरक्स है बॉस, मुझे लगता है कि इस लड़की और अल्फा 1 के बीच कुछ ना कुछ ज़रूर है, यानी वो शायद इसकी कमज़ोरी है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि उसे काबू में करने से बेहतर है कि हम इसकी कमज़ोरी को ही काबू में कर लें, फिर वो खुद ब खुद हमारे कदमों तक चला आएगा। डैनियल खबासत भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला तो डेविड फलक शिगाफ कहकहा लगाकर हंस पड़ा। बहुत ही कमीने हो तुम डैनियल, खुश भी नहीं होने देते। डेविड ने कहकहे के बाद गहरी सांस लेकर कहा, जाओ, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाज़त और फुल सपोर्ट है, बस काम मेरी मर्ज़ी का होना चाहिए, बाकी तुम जानो और तुम्हारा काम। ये कहकर डेविड ने रुख फेर लिया। ये इस बात का वाज़ेह इशारा था कि अब वो मज़ीद बात नहीं करना चाहता। डेविड का इशारा समझते हुए डैनियल ताबेदारी से सर झुकाकर खड़ा हो गया और फिर आहिस्ता कदमों से वहाँ से निकलता चला गया। कमरे में अब सिर्फ डेविड और इसके मकार ख्यालात बाकी रह गए थे। कहते हैं मोहब्बत और जंग एक साथ नहीं चल सकती। अब ये तुम्हारी हिम्मत है अल्फा 1 कि तुम ये दोनों महाज कैसे संभालते हो। अब बारी है तुम्हारे हौसले की आजमाइश देखने की। और मुझे यकीन है
کہ تمہارے حواس تمہارا ساتھ ضرور چھوڑ جائیں گے۔ ڈیوڈ مسکراتے ہوئے بڑبڑایا اور ٹیبل پر رکھی ہسپانوی شراب کی بوتل کھول کر ایک جام بھر لیا۔ آنکھیں بند کی اور اس کی ہلکی ہلکی چسکیاں لیتے ہوئے وہ اپنے منصوبوں میں کھو گیا۔ ایک قدرے اونچے ٹیلے پر ان کی وین کھڑی تھی۔ اندر جدید ٹیکنالوجی اور سامان سے لیس ٹیم آدھے فرلانگ کے فاصلے پر بنے اس گیسٹ ہاؤس پر نظر رکھے بیٹھی تھی۔ کیا رپورٹ ہے برادو 3؟ اچانک ہی برادو 3 کے کان میں لگا سپیکر بیدار ہوا۔ ابھی تک سب سکون ہی ہے۔ پوری ٹیم گیسٹ ہاؤس کے لان میں اپنا سامان رکھے ایکسرسائز میں مصروف ہے۔ برادو 3 تازہ پیکٹ کھولتے ہوئے بولا، بس کھانے پینے سے زیادہ دھیان ان لوگوں پر رکھنا ہے، کیونکہ یہ ہمارا بھی اور ان کا بھی آخری موقع ہے۔ جس نے بھی غلطی کی اسے اس کی بڑی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ سپیکر سے الفا 1 کی آواز آئی تو برادو 3 نے فوراً چپس کا پیکٹ نیچے رکھ دیا اور اپنی ساری توجہ سامنے موجود سکرین پر لگا دی۔ ہوا میں اڑتا ڈرون ان کے ایک ایک لمحے کو ریکارڈ کر رہا تھا۔ ویسے ایک بات ہے بوس، سب کے سب شکل سے ہی سخت جان اور جنگجو لگ رہے ہیں۔ یعنی اس بار ہمارا مقابلہ اپنے ہم پلہ لوگوں سے ہوگا، برادو 3 نے سوچتے ہوئے کہا اور پاس رکھی کوک کا بڑا گھونٹ لیا۔ میری اطلاع کے مطابق یہ ان کے خاص بٹن ہیں، وہ انہیں صرف ضرورت کے تحت ہی استعمال کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ پلے ہوئے سانڈ ہیں، الفا 1 نے حقارت سے کہا تو برادو 3 کے چہرے پر ایک مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ان بٹنوں کو کب دبانا ہے بوس؟ یہ آپ ہم پر چھوڑ دیں، بس دیکھتے جائیں ہم ان کا کیسا علاج کرتے ہیں، برادو 3 نے جنونی لہجے میں کہا اور پھر رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ ادھر دوسری جانب برادو ٹیم کلب پہنچ چکی تھی۔ پلان کے مطابق آدھے لوگ باہر ہی پوزیشن میں تھے اور آدھے اندر داخل ہو گئے تھے۔ ملک قاسم 3 گارڈز کے درمیان بیٹھا موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اسی دوران اس کا جوس آ گیا۔ وہ بڑے اطمینان سے گلاس ہاتھ میں پکڑ کر سپ لینے لگا۔ گارڈز بھی ڈھیلے ڈھالے انداز میں آس پاس کھڑے نگرانی کر رہے تھے۔ کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ ملک قاسم پہلے ذرا ڈھیلا سا پڑا، پھر اچانک ہی اس کا سر ایک جانب کو جھک گیا۔ گارڈز پریشانی کے عالم میں فوراً اسے چیک کرنے لگے۔ تبھی قریب ہی بیٹھا برادو فور اچانک کھڑا ہوا اور تیزی سے ان کے قریب پہنچ گیا۔ انہیں کیا ہو گیا؟ یہ تو ملک قاسم صاحب ہیں نا، ہٹیں پلیز، آئی ایم ڈاکٹر، وہ اپنی روبدار آواز میں بولا تو گارڈز اس سے مرعوب ہو گئے اور اسے ملک قاسم کا جاننے والا سمجھتے ہوئے پاس آنے دیا۔ میرے خیال میں فوڈ پوائزنگ کا مسئلہ ہے، میں ایمبولینس کال کرتا ہوں، ابھی آ جائے گی۔ برادو فور نے بغیر وقت ضائع کیے موبائل نکالا اور کال ملا دی۔ کچھ ہی دیر میں باہر سائرن کی آواز گونجنے لگی۔ آپ لوگ پیچھے ہٹیں، ہم انہیں ان کے فیملی کلینک میں شفٹ کر رہے ہیں، برادو فور چالاکی سے بولا اور گارڈز کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اندر داخل ہوتے ہی سٹاف کو ہدایات دینے لگا۔ تھوڑی دیر میں ملک قاسم کو ایمبولینس میں منتقل کر دیا گیا اور وہ وہاں سے نکل گئی۔ جب گارڈز اپنی ڈبل کیبن گاڑی تک پہنچے تو اس نے سٹارٹ ہونے سے انکار کر دیا۔ جتنی دیر وہ دوسری گاڑی میں بیٹھتے، ایمبولینس ان سے کافی دور نکل چکی تھی۔ چند موڑ کاٹنے کے بعد ایمبولینس ایک کونے میں پارک ہوئی، لینڈ روور کے پاس رکی۔ وہاں ملک قاسم کو اطمینان کے ساتھ لینڈ روور میں منتقل کیا گیا اور قافلہ اپنی منزل کی جانب بڑھ گیا۔ جتنی دیر میں یہ خبر شہر بھر میں پھیلتی کہ ملک نذیر کے بیٹے ملک قاسم کو اغوا کر لیا گیا ہے، وہ لوگ بحفاظت ڈگنیٹی کی عمارت میں پہنچ چکے تھے۔ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ انہیں دیکھتے ہی برادو 1 نے سوال کیا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہوا بوس، سب کچھ پلان کے مطابق ہی ہوا ہے، برادو فور تابعداری سے بولا۔ اس سے کوئی بات نہیں کرنی، بس اسے عمارت کے اندر پہنچاؤ
और होश में लाकर मेरे पास लाओ। बरादो 1 ने मजीद हिदायत दी और अल्फा 1 के कमरे की जानिब बढ़ गया। मलक नज़ीर को जूं ही इत्तिला मिली, वो जले पैर की बिल्ली बना हुआ था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस जैसे कमीने और कीना रखने वाले शख्स से दुश्मनी मोल लेता। पिछले कुछ दिनों से जो खदशात उसके दिल में सर उभार रहे थे, आज हकीकत का रूप धार चुके थे। अगर इस सब में इन यहूदियों का हाथ हुआ तो मैं उनकी माँ बहन एक करके रख दूंगा। वो दांत पीसते हुए बड़बड़ाया और इंतज़ार करने लगा। इसे यकीन था कि जो भी इस सब के पीछे है, वो जल्द या बदेर ज़रूर इससे राब्ता करेगा। अभी वो उसी शशुपंज में था कि मेज़ पर रखा इसका मोबाइल बज उठा। वो लपक कर फ़ोन तक पहुंचा और इसकी स्क्रीन पर नंबर देखने लगा, मगर वो नंबर मफकूद था। ये वही नंबर था जो उसके घर वालों के अलावा किसी के पास मौजूद नहीं था। इसने आंखें फाड़कर दोबारा स्क्रीन को देखा, जहां कुछ भी वाज़ेह लिखा हुआ नहीं आ रहा था। ये कौन है? वो हैरत से बड़बड़ाया और कॉल अटेंड कर ली। हाँ तो मिस्टर मलक नज़ीर साहब, कहिए कैसे मिजाज हैं आपके? फ़ोन के दूसरी जानिब से एक भारी, मॉडिफाइड आवाज़ उभरी। ये किसी जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बदली गई थी। कौन हो तुम? ऐसे क्यों बोल रहे हो? और मेरा ये नंबर तुम्हारे पास कहाँ से आया? वो बौखलाए हुए लहजे में एक साथ कई सवाल करने लगा। जो तुम्हारे पर्सनल नंबर पर कॉल कर सकता है, और वो भी तुम्हें बताए बगैर? वो कोई मामूली चीज़ नहीं हो सकता। यही देख लो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कुछ नहीं सोचते, और हम हैं कि तुम्हारी सारी गंदी हरकतें महफूज रखे हुए हैं। आवाज़ एक लम्हे को रुकी, फिर मज़ीद सर्द लहजे में बोला, तुम्हारा जान से अजीज़ बेटा इस वक्त हमारे पास मौजूद है। हम कौन हैं, ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं। ज़रूरी ये है कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। तुमने बहुत गंद फैला लिया है मलक नज़ीर, अब हमारी बारी है इस गंद को साफ करने की। तुम्हारे वो बैरूनी आका, जिनकी तुम जी हुजूर करते हो, बस इन्हें एतिमाद में रखना। हम जो कहें, जैसा कहें, वैसा ही करना। ऐसा करने से ना सिर्फ तुम्हारा बेटा जिंदा रहेगा, बल्कि सलामत भी रहेगा। लेकिन अगर ज़रा भी दो नंबरी करने की कोशिश की, जो तुम्हारी फितरत में शामिल है, तो समझ लो कि तुम्हारी ये आखिरी लाइफ लाइन भी ख़त्म हो जाएगी। ये आवाज़ गोया सूर की तरह इसके कानों में फूंकी गई थी। अभी वो कुछ बोल ही पाता कि लाइन अचानक कट गई। वो हैरानों परेशान कभी फ़ोन को देखता, कभी अभी सुनी गई बातों पर गौर करता। फिर यकदम चौंक कर उसने एक और नंबर मिलाया। अभी अभी मेरे इस नंबर पर एक कॉल आई थी। फ़ौरन पता करो कि कहाँ से ये कॉल की गई है। वो सर पकड़ कर धाड़ा। चंद लम्हों बाद जवाब आया, सर, अभी आपके नंबर पर किसी की भी कॉल नहीं आई। ये सुनते ही मलक नज़ीर के चेहरे का रंग उड़ गया। इसकी बेचैनी कई गुना बढ़ गई थी। मैं इस नंबर की बात कर रहा हूँ, जिससे मैं अभी कॉल कर रहा हूँ। वो जिच होते हुए बोला, जी सर, मैं भी उसी नंबर की बात कर रहा हूँ। इस पर आपको किसी की भी कॉल मौसूल नहीं हुई। दोबारा से वही जवाब मिला, तो उसने मायूसी से फ़ोन बंद कर दिया। वो इतना ज़रूर जान गया था कि ये नए लोग यकीनन उन यहूदियों से भी आगे की चीज़ हैं। तभी तो उसी अंदाज से खेल रहे थे, जैसे इन यहूदियों का शेवा था। एक बला पहले कम थी, जो ये नई मुसीबत भी गले पड़ने जा रही है। वो लाचारी से सोचते हुए बोला, मेरा बेटा उनकी कैद में है। नहीं नहीं, वो जो कहेंगे मैं मानूंगा, बस मेरे बेटे को कुछ ना हो। वो टूट गया था, और यही वजह थी कि उसे खुद पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। वो वहीं पास पड़े सोफे पर ढेर हो गया। वैन अब भी वहीं खड़ी थी, और अंदर मौजूद कमांडोज की इस गेस्ट हाउस की इमारत पर मुकम्मल नज़र थी। वो उन बैरूनी एनजीओ के भेस में छुपे हुए
भेड़ियों पर अकाबी निगाह रखे हुए थे। अचानक बरादो 3 को गैर मामूली हलचल महसूस हुई। इसने फौरन अल्फा 1 को वायरलेस पर इत्तला दी। सर, मुझे मूवमेंट फील हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे वो लोग कहीं निकलने की तैयारी कर रहे हैं। इसने लम्हा ज़ाया किए बगैर अल्फा 1 को इन्फॉर्म करना मुनासिब समझा। अल्फा 1 ने पुर यकीन लहजे में जवाब दिया, तुम लोगों ने अपनी जगह से हिलना नहीं है। ड्रोन से काम लो, क्योंकि मेरे ख्याल में ये एक डाइवर्शन है। ओके सर, बरादो 3 ने जवाब दिया और फिर से अपने काम पर ध्यान जमा दिया। अपना चिप्स का पैक छोड़ और स्क्रीन पर ध्यान लगा। ये बहुत हसास मैटर है। अचानक इसके कान में लगा स्पीकर धाड़ा। उसने चौंक कर फौरन हाथ में पकड़ा पैकेट वापस रख दिया और आसपास देखने लगा, जैसे अल्फा 1 इधर ही कहीं करीब छुपा बैठा उसे देख रहा हो। आप भी बॉस, बस मेरे खाने पर ही नज़र रखा करें, वो पुरशिकवा लहजे में बोला, मगर अल्फा 1 की तरफ से कोई जवाब ना आया। ये बात गैर मामूली थी, क्योंकि अल्फा 1 कभी खामोश नहीं रहता था। चंद लम्हे ही गुजरे होंगे कि अचानक एक सफ़ेद रंग की स्टेशन वैगन गेस्ट हाउस की इमारत से बरामद हुई। वो गाड़ी काफ़ी देर से वहीं खड़ी थी और कमांडोज की नज़रें इस पर जमी हुई थीं। बरादो 3 ने फौरी तौर पर ड्रोन को कमांड दी। वैन की छत पर नस्ब ड्रोन लम्हों में हवा में बुलंद हुआ और मखसूस ऊंचाई पर जाकर सारा मंजर दिखाने लगा। बॉस, ये गाड़ी बिल्कुल उसी रूट पर जा रही है जहां हमारी डिग्निटी मौजूद है, बरादो 3 ने बरवक्त इत्तिला दी। अल्फा 1 का जवाब इस बार भी मुख्तसर और सख्त था, स्टैंड बाय रहो, वहाँ उनकी खातिर मदारत का पूरा इंतज़ाम है। लेकिन याद रखो, अपनी पोजीशन हरगिज़ मत छोड़ना। ये इसके मामूल के बरअक्स था। अल्फा 1 आम तौर पर तफसील से बात करता था, मगर इसकी ये गैर ज़रूरी सख्ती और बेरुखी इसके अंदर छुपी बेचैनी को जाहिर कर रही थी। बरादो 3 ने नज़रें दोबारा स्क्रीन पर जमा दी और इस सफ़ेद स्टेशन वैगन को फोकस करके फॉलो करने लगा। ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियोस आप तक फ़ौरन पहुँचें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।